किसी सर्द रात में चंद्रमा के तले अगर आपको कुछ लिखने को कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे? जब आसपास बहुत सारी वादी हो, पेड़ हो, सेब के बागान हो, आपके हाथ में कहवा चाय हो या नून चाय, तो जाहिर सी बात है आप कोई रूमानी गजल कहेंगे, हो सकता है कोई नज्म लिखें या कविता लिखें, लेकिन सबके लिए वो स्थिति एक जैसी नहीं होगी। खास तौर पे जब वो जगह हो कश्मीर और वहां आप एक फौजी के तौर पर तैनात हों। हो सकता है तब आपके दिमाग में बीती किसी रात की मुठभेड़ हो सकता है आप अपने साथ के शहीद हुए साथियों को याद करें, आप अपने घर को याद करें, हो सकता है आप सोचें कि कैसे चरमपंथियों को रास्ते पर लाएं और कैसे इस आतंकवाद से निपटें। हो सकता है आप सोचें कि कैसे यहाँ की जनता को हम अपने साथ सौहार्द के साथ जोड़ सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल। जितने भी तमाम सवाल अभी हमारे जहन में उठे, उन सभी तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी। सुशील जी ने 2 किताबें लिखी हैं, कश्मीर पे हैं, जम्मू कश्मीर में ही लगभग उनकी पोस्टिंग रही है। इसमें 17 कहानियां हैं। पहली किताब है मुखबिर, राजपाल प्रकाशन से आई है, कहानी संग्रह है। दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये एक उपन्यास है, अभी 2026 में ही पब्लिश हुआ है। सुशील तंवर जी ने इंटेलिजेंस में खास तौर पर अपनी भूमिका निभाई, इसके लिए उन्हें विशेष सेवा मेडल भी मिला है। स्वागत है सुशील जी आपका इस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। इन्हीं किताबों के बारे में सबसे पहले पूछूंगी कि दोनों की कहानियां ही कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। क्या स्पेशल है इन किताबों में? किस तरह की कहानी ये बताती है? ये जो कहानियां हैं ये फौजी जीवन की कहानियां हैं। हमारे अधिकांश फौजी अपने सर्विस का ज़्यादातर समय जम्मू कश्मीर में बिताते हैं या किसी और फील्ड इलाके में बिताते हैं। मैंने, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने जम्मू कश्मीर में बिताया है। तो ये कहानियाँ वहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ हैं जो हमने उनके साथ जी हैं। ये हमारे तजुर्बे हैं, और मेरे नहीं, हमारे सब साथियों के तजुर्बे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुखबिर खासकर कलेक्शन था 17 कहानियों का, ये सब आम आदमी की कहानियां हैं। और इनके टाइटल भी, शीर्षक भी बड़े इंटरेस्टिंग है। हाँ, हर कहानी में कहीं ना कहीं स्थानीय पहलू जुड़ा हुआ है, और ना सिर्फ स्थानीय बल्कि इसमें कई किरदार ऐसे हैं जो हमारे साथ रहे। कुछ फौजी किरदार हैं, कुछ सिविल किरदार हैं। तो ये सब उनका एक मिला जुला मिश्रण है, मैं कहूँगा। और जहाँ तो तक अमन, जितनी कहानियां हैं वो सारी आपके खुद के अनुभव से ही आ रही हैं, मतलब ग्राउंड से ही आ रही हैं? हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा खुद का अनुभव है। मैं कहूँगा कि ये मेरा, मेरे साथियों का, सबका अनुभव है, कलेक्टिव एक्सपीरियंस। और ज़्यादातर कहानियाँ उस तरीके की कहानियाँ हैं। लेकिन जब आप कुछ साहित्य में लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं, आर्टिस्टिक लिबर्टी लेते हैं। तो वहाँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तथ्यों को सबके सामने उजागर करना उचित नहीं होगा, वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत उसमें कुछ ऐसे बदल भी किया तथ्य हैं है जो आप लोगों के सामने नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है, क्योंकि सर्विंग ऑफिसर हूँ, तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि कोई भी क्लासिफाइड या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को लीक ना किया जाए। ऐसी कहानियों में अक्सर होता है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसी कुछ बात कह देते हैं जो कि शायद हमें सार्वजनिक तौर पे नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसा कुछ ना लिखूं, और ये भी ज़रूरी है कि इन सब के बावजूद सब कुछ ईमानदारी से लिखा जाए। तो ईमानदारी और कॉन्फिडेंशियलिटी का एक बैलेंस मैंने करने की कोशिश की है इनमें। और उपन्यास अमन के फरिश्ते, ये कौन सी कहानी कहता है, किस तरह की कहानी कहता है? अमन के फरिश्ते कहानी है पुंछ जिले के सूरनकोट तहसील की। वहाँ पर किस तरह लोकल लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की। और इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का यंग ऑफिसर है, कैप्टन आशीष। तो ये कहानी बेसिकली कैप्टन आशीष की जर्नी है, और इस सफ़र में जब वो नया इंटेलिजेंस की फील्ड में आता है तो किस तरीके से ये लोग, जिन्हें वो अमन के फरिश्ते कहता है,
वो किस तरीके से उसके साथ चलते हैं, किस तरीके से वो अपने काम को सीखता है, उनके मदद से आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग लड़ता है। तो ये कहानी ना सिर्फ कैप्टन आशीष की है, बल्कि ये कहानी उन स्थानीय लोगों की भी है। और जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में आम जनता ने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। जो सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, वो उसका काफ़ी श्रेय जो है वो स्थानीय लोगों को भी जाता है। तो ये उन सब की कहानी है। आप जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर समय पोस्टेड रहे हैं, वहीं से कहानियाँ निकली भी हैं। जब आप अमन के फरिश्ते की कहानी बता रहे हैं, तो आपने बताया कि आम लोगों ने वहाँ पे हेल्प की। तो आम लोग में भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है कि लोग बँटे हुए हैं आपस में, जो कुछ एक तरफ रहते हैं, कुछ दूसरी तरफ भी रहते हैं। तो दूसरी तरफ वालों को अपनी तरफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हर समाज में हर तरीके के वर्ग में अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ एक तबका ऐसा है जिसकी शायद मानसिकता आतंकवाद को सपोर्ट करने में रही। चरमपंथी, आपने बात की चरमपंथियों की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऐसा भी एक तबका था जो हाल ही के सालों में वो तबका काफ़ी घट गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों की मदद करते हैं। और सुरक्षा बलों की, सरकार की यही कोशिश रहती है कि किसी तरीके से उनकी मानसिकता में भी बदलाव किया जाए। कुछ लोग बदल जाते हैं और जो नहीं बदलते फिर उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो हो ही रही है। तो ये तो एक जंग है और इस जंग में हर तरीके के लोग हैं। सुरक्षा बलों का ये हमेशा से उसूल रहा है कि किस तरीके से आम आदमी को अपने साथ मिला के ये जंग लड़ी जाए। हम कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ लोकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट कैंपेन। तो वही हम कर रहे हैं और ये कहानी भी कुछ हद तक उसको दर्शाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होना बाकी की जगह पर पोस्टेड होने से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे चैलेंजेस अलग तरीके के हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है जिसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। और जब आप कहीं भी होते हो फ़ौजी के जीवन में, आप कहीं भी हों, तो अपना एक उस जगह का एक ख़ास विशेष तौर तरीका होता है। हाँ, जहाँ पर फ़ील्ड इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पे अलग तरीके की परेशानियाँ होती हैं। लेकिन एज़ ए फ़ौजी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ मुश्किल को हम जानते हैं कि मुश्किल है, लेकिन कई मायनों में उन मुश्किलों में मज़ा भी आता है। लेकिन आप लगभग कितने साल से हैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड? हाँ, मुझे काफ़ी साल हो गए। मैंने अपने फ़ौजी जीवन के 27 सालों में से तकरीबन 17-18 साल जम्मू कश्मीर में बिताए हैं। और आम तौर पर जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर, तो लोगों का ध्यान सिर्फ़ कश्मीर की तरफ जाता है। जबकि जम्मू भी एक इलाका है। लेकिन जम्मू भी एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। वहाँ पर भी आतंकवाद कई सालों तक रहा, फिर उसके बाद वहाँ से सफाया हो गया। अब उतनी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। डोडा किश्तवाड़ का इलाका है। तो कहीं न कहीं इस किताब में भी मैंने इस बात का ज़िक्र किया है कि आम हिंदुस्तानी के दिलो-दिमाग में, दुनिया के दिलो-दिमाग में जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो सब सिर्फ़ कश्मीर या श्रीनगर या कुछ शहरी इलाकों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सिर्फ़ कश्मीर वादी तक सीमित नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं और इस बात का मैंने ज़िक्र मुखबिर में भी किया था कि बॉर्डर इलाके हैं, गुरेज़, तंगधार, किरन, उड़ी। तो ये इलाके जो कश्मीर वादी का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी ज़िक्र जो है कम होता है। और जम्मू का तो ख़ैर बिल्कुल ही नहीं होता। शायद इसलिए क्योंकि कश्मीर के कुछ इलाकों की खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो लोग उनको ही बार-बार सुनते हैं। शायद इसलिए भी हाँ, ये भी हो सकता है। वैसा एक माइंडसेट हो सकता है। हो सकता है, इसका कारण एक ये हो सकता है कि न्यूज़ साइकिल इस तरीके की बनी हुई है। और काफ़ी लोग कश्मीर वादी में रहते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम जो दूसरे तबके के लोग हैं, उनकी क्या आकांक्षाएँ हैं, उनकी क्या ज़िम्मेवारियाँ हैं, उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है, वो बिल्कुल अलग है कश्मीर वादी से। तो वो भी, उनकी कहानियाँ कहना भी बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन आर्मी ऑफिशियल, आपको वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स लगी? जो आप सोचते होंगे कि ये बाकी जगहों पर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पोस्टेड हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम वहाँ हम्म पर ख़ासकर फ़ौज में हमें महसूस हुई। वहाँ पे अपने तरीके हैं, आतंकवादी के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है, जान का जोखिम थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी बहुत डिस्टेंसेस इन्वॉल्व ज़्यादा हैं, नेचर कभी कभार आप देखते होंगे कि कभी कभार खबर आती है कि एनकाउंटर में कोई किसी की डेथ हो गई, किसी सोल्जर की डेथ हो गई, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई वाक़ये होते हैं, भूस्खलन हो जाता है, एवलांच आ जाता है, दूर-दराज के इलाकों में मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं होती। तो कई बार बहुत हमारे जोग्राफिकली फ़ौजी ज्यादा। सिपाही हैं जिन्होंने अपनी जान गँवाई है उन दुर्गम इलाकों में, लेकिन उनका ज़िक्र कम होता है। तो मेरे ख़्याल से एक ये शायद एक ये चैलेंज है, मुसीबत नहीं कहूँगा मैं, इसको चैलेंज कहूँगा। और हमारी फ़ौज में ऐसा सिस्टम है कि हम उस चैलेंज को डील कर रहे हैं। लेकिन फिज़िकली इट समटाइम्स इज़ टफ, मेंटली ऑल्सो कभी-कभार, क्योंकि आपका सेपरेशन होता है फैमिलीज़ के साथ, तो शायद वो एक तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन फ़ौजी जीवन का तो ये उसूल है कि आप जहाँ जाएँगे, वहाँ पर अपने तरीके से काम करेंगे, जहाँ आपको भेजा जाएगा वहाँ पर आप काम करेंगे, तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि यहाँ पे हमें तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे हमें तकलीफ़ नहीं हो रही। ये आप कह सकते हैं क्योंकि आप उसके शायद आपको बहुत लंबे समय, क्योंकि आप वहाँ पोस्टेड हैं तो आप शायद उसके हैबिचुअल भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वो सोचना भी बड़ा डिफिकल्ट है कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर पोस्टेड भी है और ऐसी दुर्गम परिस्थिति में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं और हमेशा अलर्ट है। हाँ, जम्मू कश्मीर लेकिन में। देखिए सिविल लाइफ़ और फ़ौजी लाइफ़ में कुछ फ़र्क तो है ही। हुँ। कभी-कभार हम छुट्टी आते तो हमें लगता है कि दिल्ली का ट्रैफ़िक कितना खतरनाक है, क्योंकि इससे अच्छा तो पहाड़ ही ठीक थे, यहाँ की साँसें, यहाँ लेकिन की छुट्टियों है। छुट्टियों पर तो एक्साइटमेंट तो होता हाँ, होगा कि आप घर ऑब्वियसली, जा रहे हैं। ऑब्वियसली एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, तो ये भी है। पर जहाँ तक सिविलियन का सवाल है, अगर हम उनके दृष्टिकोण से देखें, तो ज़रूर उन्हें लगता होगा कि हम बहुत दुर्गम परिस्थितियों में रह रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग, हमारी आदतें, हमारा माहौल हमें इस ज़िंदगी को जीने के लिए हमें ना सिर्फ ट्रेन कर चुके हैं, बल्कि इस ज़िंदगी को जीने के हम आदी हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे लोकल्स के साथ एक सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता होगा जम्मू कश्मीर में? नहीं, मैं ये नहीं मानता जैसे हूँ। आपने कहा ना अभी लोकल्स का दिल जीतना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इतिहास देखेंगे जम्मू कश्मीर का पिछले कुछ सालों का, 50-60 सालों का, जब से यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में बहुत साथ दिया है, और ये आज हमारी जो सफलता है ये उन्हीं के कारण है। तो मैं ये नहीं मानता कि उनसे सामंजस्य बिठाना कुछ खास मुश्किल है। हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जम्मू कश्मीर के समाज का ऐसा है जो सुरक्षा बलों के साथ जुड़ा हुआ है। और कई बार तो मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हैं, और बाहर शायद इतने नहीं हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर वहीं वक़्त पोस्टेड हैं। वहीं पे गुज़ारा है, तो बहुत हमारे क्लोज़ रिश्ते हैं लोगों के साथ। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ है। जब लोग आते हैं वहाँ से, कोई दिल्ली आता है, कोई बड़े शहरों में आता है, तो वो आके मिलते हैं सभी से, मेरे से नहीं, बाकी जितने लोगों ने वहाँ पे कुछ समय गुज़ारा है, तो मुश्किल नहीं है। और मुझे ये लगता है कि इंसानी रिश्ते कायम करना इतना मुश्किल नहीं होता, चाहे वो कहीं पर भी हों। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, अगर आपका बर्ताव अच्छा है, तो रिश्ते अपने आप ही सुधर जाते हैं। तो मुखबिर कहानी की बात कर लेते हैं। मुखबिर जैसे कुछ एजेंट्स उनको कह सकते हैं, तो वो भी होते होंगे जो सेना की हेल्प करते हैं। कभी ऐसा डाउट नहीं होता कि क्या पता यही हमें डिच कर जाएँ? नहीं, देखिए अगेन, मुखबिर का मतलब है इन्फॉर्मर। हाँ। और जब आप किसी भी इंडिविजुअल से डील करते हैं तो कई तरीके की संभावनाएँ होती हैं। उसमें एक संभावना ये भी है, लेकिन आपको हर तरीके का एहतियात बरतना पड़ता है। इट इज़ नॉट ए व्हाइट कॉलर जॉब, है ना? तो ये एक जब हम इंटेलिजेंस की भाषा में बोलते हैं, तो ये हैंडलिंग का एक तरीका होता है। तो इसमें भी 1-2 कहानियाँ ऐसी हैं। एक कहानी है 2020, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक
इंडिविजुअल को जिसको सपोर्ट किया जाता है, राष्ट्रीय राइफल्स का एक सीओ है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, और वो बिहेवियर जो है उस पैरामीटर पे नहीं है जो इस राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिसर ने, कमांडिंग ऑफिसर ने एक्सपेक्ट किया था। तो इस तरीके की संभावनाएं तो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसा हुआ है पहले। कई ऐसे वाक़ये हुए हैं। इसमें एक कहानी है इश्क मोहब्बत, जो इसी बात को दर्शाती है। तो जब पाठक पढ़ेंगे इस कहानियों को तो उनको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब आपने ये कहानियाँ लिखी, तो कहानियाँ लिखना आपने सोच लिया था कि ये जो जम्मू कश्मीर में घटित हो रहा है, इनको लोगों तक पहुँचाना ही है, कहानियों के माध्यम से? ऐसा कोई मेरा लार्जर एम नहीं था कि मुझे हुँ। जम्मू कश्मीर की सच्चाई बतानी है। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत किताबें लिखी गई, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम किताबें थी। या तो वो दिस वे एक और दैट वे, खास लेकिन हाँ, या तो एक एक्सट्रीम में। खास हाँ। चीज़ को दर्शाती थी। मेरी ये कोशिश रही कि आम आदमी, सुरक्षा बल, उनके जज़्बात, उनके काम करने के तरीके, उनके बारे में एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, एक ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल किया जाए, और ये मैंने कोशिश की है इसमें। इस एम के साथ नहीं कि मुझे कुछ प्रीच करना है या मुझे कुछ समझाना है। जो होता है वो सबके सामने है, और मुझे उम्मीद है कि जब लोग इसको पढ़ेंगे तो उनको जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा यथार्थ, थोड़ा रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगी उनको। तो ये कहानियाँ जब छुट्टियों पे आप घर जाते थे तब लिखी? नहीं, या ऐसा वहाँ नहीं है, रहते? ऐसे हाँ, क्योंकि ऐसे कई मौके आते हैं हमारे पास जब हमारे पास कुछ वक्त होता है, और जब आपका कोई पैशन होता है, जब आपको कुछ करने का शौक होता है, कुछ जज्बा होता है, तो फिर आप वक्त निकाल ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टाइम टेबल बनाया था कि मैं मतलब छुट्टी पे बंदूक और लिखूंगा। कलम दोनों शस्त्र आपके पास रहते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं कि दोनों शस्त्रों को, पहले कहते थे स्कॉलर वॉरियर, एक शस्त्र से शास्त्र तक पहले कहा जाता था, फिर स्कॉलर वॉरियर का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन आई विल नॉट गो इनटू दैट प्लान्ड एक्टिविटी। मुझे लगा कि मुझे कहानियाँ कहनी चाहिए, तो मैंने कह दी। जब हम वहाँ की जनता की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मीडिया में कुछ ऐसा पक्ष है जो नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप वहाँ रहे, आपने महसूस किया, उन लोगों से बात की, उनको समझा, तो वो एक जो उनका कोमल पक्ष है, वो अभी रह गया है अछूता, जो लोगों तक नहीं पहुँचा है? तो ये कहानियाँ हैं, उसीलिए ये कहानियाँ हैं। देखिए, मीडिया क्या करता है, क्या नहीं करता, क्यों करता है, क्यों नहीं करता, क्या लोगों के एजेंडा होते हैं, ये बात सबको पता है। और जहाँ तक सुरक्षा बलों का सवाल है, जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है, हम इन सब से दूर रह के अपने काम करने में यकीन रखते हैं, और मेरे लोगों को भी वहाँ पर ये अंदाज़ा है कि उनको पता है कि उनके सच्चे साथी कौन हैं। तो आई नॉट लाइक टू कमेंट ऑन वाई एंड व्हाट मीडिया डज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट सुरक्षा बलों का और वहाँ के लोगों के बीच में तालमेल जो है वो बहुत अच्छा है। आपने बताया जैसे कि पिछले समय से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपको लगता है कि किसी खास पॉलिसी पे बहुत काम हुआ है जिसकी वजह से वो सारे चेंजेस आए हैं, या वहाँ के लोग बदले हैं, पत्थरबाजी कम नहीं, आई हुई है? नॉट लाइक टू कमेंट ऑन द पॉलिसी, है ना। अच्छा। क्योंकि मैं इस चर्चा को जो है सिर्फ साहित्यिक चर्चा तक सीमित रखना चाहूँगा, सिर्फ किताब तक सीमित रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं आई एम ए सर्विंग ऑफिसर, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सर्विंग ऑफिसर। तो टू डिस्कस पॉलिसीज, ऑपरेशंस विल बी इनकरेक्ट। तो इस किताब की दूसरी कहानी है, पहली कहानी मुखबिर है, जिसके बारे में आपने बताया कि कैसे आप मुखबिरों पे यकीन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और किस तरह से घटनाएं होती हैं। दूसरी कहानी लव जिहाद है। लव जिहाद बड़े अलग एंगल से लिखी गई है, जिस एंगल को किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज है, लव जिहाद। ये कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादी की जो जब जम्मू कश्मीर में आता है तो इस मानसिक पिक्चर के साथ आता है कि शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादती हो रही है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो उसको ये पता लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई जुल्म नहीं हो रहा जैसा कि उनके ट्रेनिंग कैंप में बताया जा रहा है, बताया गया था। फिर उसकी यहाँ मुलाकात एक लड़की से होती है, उसको उस लड़की के साथ इश्क हो जाता है। फिर वो जो कश्मीर की लड़की है वो एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर के से मिलती है, और किस तरीके से जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं कर्नल ऋषभ, वो किस तरीके से इन दोनों का मिलाप कराते हैं, वो किस तरीके से
उनको इस्तेमाल करते हैं या किस तरीके से उनको प्रेरित करते हैं, ये कहानी उसके बारे में है। और जब ये कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे लगा, क्योंकि एक खास टर्म से वही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगा ये वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये कहानी इस कहानी में सब कुछ है मेरे ख्याल से। इस कहानी में इश्क है, इस कहानी में ब्रेवरी है, इस कहानी में टेरर है, और मेरे ख्याल से ये कहानी काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर को दर्शाती है। बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, जब आप ऐसी किताबें लिखते हो तो आपको कुछ जिम्मेदारी के साथ काम करना रहता होगा, तो वो उससे कैसे आपने डील किया ये कहानियां लिखते वक्त? ये हमारा एक प्रोसेस होता है, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको क्लियर करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर है, क्लियरेंस का प्रोसीजर है। तो ये कहानियाँ अच्छा, आपको पूछना पड़ता है कि ये मैं कहानियां ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात ना हो। तो फिर किसी ने पढ़ी भी होंगी ये किताबें पहले? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है कि एक प्रोसेस है पूरा। वी आर ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो किया गया। और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि हम, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत लिख रहे हैं, बट ऐसा है कि आप ऐसा कुछ ना लिखें जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो, और दूसरा कि जिससे ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अच्छा, किसी को पता चले वो, हाँ, वो थोड़ा आर्मी सा की गलत होगा लिखना। तो वो उन बातों का ध्यान रखते हुए हम कहानी लिख सकते हैं। और आपने देखा होगा आजकल काफ़ी लोग लिख रहे हैं, लेकिन देयर इज ए प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस। ओके। और ये कहानियां लगभग कितने समय में आपने लिखी, पूरी 17 कहानियां जो मुखबिर में सारी प्रकाशित? हाँ, मुखबिर की 17 कहानियां लिखने में मुझे तकरीबन 2 साल लग गए। मैंने पहली कहानी 2018 में लिखी थी। उसके बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काम भी करना होता है और काम इज़ प्रायोरिटी, तो धीरे धीरे जब भी मौका मिला मैं कहानियाँ लिखता गया। और मुझे 3-3.5 साल लगे पहली कहानी लिखने के बाद। और फिर ये कंपाइलेशन आया। अमन के फरिश्ते को लिखने में मुझे इतना वक्त नहीं लगा, जबकि वो उपन्यास है। जबकि वो उपन्यास है, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये भी एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज होगा। लेकिन जब मैंने ये कहानी लिखनी शुरू की तो मुझे लगा कि शायद ये उपन्यास तो कहानी रुकी नहीं। फिट, हाँ, कहानी क्योंकि लंबी है और इसमें काफ़ी कुछ है, तो फिर उपन्यास में ये फिट हो गया। तो इसीलिए फिर हमने इसको उपन्यास बना दिया। अदरवाइज आई स्टार्टेड एज ए शॉर्ट स्टोरी। तो लिखने का शौक आपको पहले से था, या आर्मी में वहां रहते रहते चीजें देखते देखते और आप पर उन चीजों का प्रभाव पड़ा और आपने? थोड़ा बहुत लिखने का शौक था। और जब मैंने पहली कहानी लिखी थी तो एक इंदौर का न्यूज़पेपर है प्रजातंत्र जी, उसके लिए लिखी थी। मेरे एक दोस्त हैं गौतम राजर्षि, जो भी लिखते हैं, कर्नल गौतम राजर्षि। उन्होंने पहले मुझे कहा था एक कहानी लिखने के लिए। तो मैंने जब कहानी लिखी, फिर एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, फिर मुझे भी लगा कि हमारे पास लिख सकते हैं, कलम की ताकत भी है। कलम की ताकत के अलावा हमारे पास बहुत किस्से हैं, हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और जिससे शायद आम आदमी अनभिज्ञ है। तो मुझे लगा कि हमें अपनी कहानियाँ लोगों को तक पहुँचानी चाहिए, हमारी कहानियाँ, जम्मू कश्मीर की कहानियाँ। तो बस वहीं से सफ़र की शुरुआत हुई। और ख़ास तौर पे तब जब वो एक फ़ौजी की तरफ से आ रही हैं। क्योंकि ऐसे रिपोर्टाज भी लिखे गए हैं, आपने जैसे बताया कि या तो दिस एंड दैट, बहुत एक्सट्रीम कुछ किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एक फ़ौजी की तरफ से आती हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा और सच्चाई के करीब होती हैं। हाँ, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, बिकॉज एज आई सेड कि ये बहुत ईमानदारी के साथ लिखी हुई कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी हैं, लेकिन जिसने भी ये पढ़ा है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की और बड़ा संतोष भी है कि जब ये कहानियाँ लोगों ने पढ़ी तो उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नए पर्सपेक्टिव से उन्होंने इसको देखा, एक नया दृष्टिकोण उन्होंने देखा। और दैट इज, एज ए राइटर, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, आई एम श्योर। तो इतने समय की पोस्टिंग में ऐसा कुछ है जिसने आपको बहुत टच किया, बहुत फील किया, जो आपके दिमाग में कई समय तक रहा? ऐसे बहुत वाक़ये हैं जो हमें छू जाते हैं, क्योंकि हमारा काम इस तरीके का है। हम लोगों से मिलते हैं, ऑपरेशंस करते हैं,
तो कोई अगर और ऐसे ऐसा कोई वाक़ये इंसिडेंट आप बता सकते हैं एक अगर दो? ऐसे वाक़ये मैं गिनाने लग जाऊँ तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन ये जो अमन के फरिश्ते कहानी है, वी वुड लव टू हियर। या सो अमन के फरिश्ते जो कहानी है, ये कहानी सुरनकोट की है जैसे मैंने बताया, एंड ये कहानी डेडिकेटेड है अब्दुल हमीद, सुरनकोट मढ़ा गांव का, हमारे साथ काम करता था। बड़ी यंग, कम उम्र में उसने अपनी जान की शहादत दे दी किसी एनकाउंटर में। तो मुझे लगता है कि वो एक वाक़या ऐसा था जब कि मुझे ऐसा लगा कि शायद अब्दुल हमीद की जान शायद बच सकती थी। उस दिन काफ़ी ऐसे सिचुएशंस हुए जब उसको हम इवैक्यूएट नहीं कर पाए। हमारा जब उनका आतंकवादियों के साथ सामना हुआ था तो वो 3-4 लोग ही थे जिनके साथ सामना हुआ था, तो उतनी नफरी नहीं थी। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो इवैक्यूएट नहीं हो पाया। और कभी कभार मुझे लगता है कि काश हम अब्दुल हमीद को बचा पाते। तो ये किताब जो है एक्चुअली अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि है। एंड वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल, मतलब ऐसा सिर्फ ये अब्दुल हमीद है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए हैं जब हमें लगा लॉसेस, यू नो, वन इज़ द ग्रीफ ऑफ लॉस इज़ पैरामाउंट। तो वो तो एक अलग किस्से हैं कि किस तरीके से हमने कहाँ पर कितने लोगों को खोया। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कभी बाजार में घूमते हुए कोई इंसिडेंट हो गया, कभी किसी से बात करते हुए कोई ऐसी बात आपको लगा कि वो मन में रह गई? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जब आप वहाँ रहते हो तो आपको छू जाती हैं। कई बार आपको लोगों का प्यार छू जाता है, कई बार आपको लोगों की कुछ ऐसी हरकत जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो छू जाती है। जैसे कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? जैसे मैं जब सिंस यू आर इंसिस्टिंग, एक बार जब मैं कश्मीर में जा रहा था तो आई वाज ड्राइविंग डाउन, तो मुझे याद है मैं काफ़ी बरसों के बाद कश्मीर जा रहा था, 2011-12 की बात होगी तकरीबन। तो जब मैं जा रहा था तो किसी एक बंदे ने मुझे हाथ दिया और लिफ्ट मांगी। तो आमतौर पर आप, क्योंकि जब आप यहाँ पे होते हो तो लिफ्ट आजकल नहीं देते नहीं है, लेकिन उस टाइम मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। शायद मैं महानगरों में कम रहा, तो मैंने उसको बिठा लिया। फिर उसको कहीं जाना था, उसको वैसे भी फौजी तो किसी से नहीं डरते। हाँ, तो बनिहाल तक डर के अलावा आपकी एप्रीहेंशन भी होती है। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं श्रीनगर से बारामूला जा रहा था तो मुझे याद है कि 2 बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे थे, तो एक शायद भाई बहन होंगे छोटे, उन्होंने भी हाथ दिया तो मैंने उनको बिठा दिया और उनको स्कूल तक छोड़ दिया क्योंकि सड़क पे ही था। जब 6 साल के बाद मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैं ड्राइव बैक कर रहा था उसी रास्ते से। तो मैं सोच रहा था अपने मन में कि मैंने इतना सब कुछ देखा है और इसमें कहानी है चॉकलेट कहानी में क्या होता है कि एक सोल्जर जो है वो मदद करने की कोशिश करता है और भीड़ जो होती है उसका गलत मतलब निकालती है। वो चॉकलेट देता है एक बच्चे को, तो भीड़ सोचती है कि शायद ये किडनैप करने के लिए। तो वापसी में मैं सोच रहा था कि क्या मैं वही हूँ, मेरा व्यक्तित्व वही है कि आज मुझे अगर कोई बच्ची हाथ दे तो क्या मैं उसको बिठाऊंगा? आई एम नॉट श्योर, बट समटाइम्स एनवायरनमेंट आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट लेके आता है। तो इस तरीके की भी बातें हैं जो होती हैं कि आप जब प्रोलॉन्ग्ड किसी इलाके में रहते हैं तो फिर आप उस इलाके की सारी पहलुओं को, अच्छाई बुराइयों, सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। तो शायद वो बात मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि क्या मैं वही हूँ कि जब गया था तो शायद आई वॉज लिटिल प्योर, ऑन माई वे बैक आई एम नॉट श्योर। ये तो पोएट्री की तरह भी सुन लेकिन जब आप अकेले में होते हैं वहां पे किसी एक खास जगह पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, जैसे कि शुरुआत के इंट्रो में मैंने कहा कि कभी किसी सर्द रात में चांद तले आप बैठे हुए हैं, किस तरह के ख्याल आप सोचते हैं? क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, आपके भीतर एक राइटर भी है, फौजी हैं, वो कई चीजें सोचते होंगे क्योंकि आपके भीतर एक राइटर है जो थोड़ा सा और अधिक सेंसिटिव होता है। देखिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के मायने सबको पता है।
आपने शुरू में भी बताया। तो जब आप इस माहौल में होते हैं, इस खूबसूरत माहौल में होते हैं, तो पहली बात यह है कि जब आप लगातार एक खूबसूरत माहौल में रहते हैं तो समटाइम्स यू टेंड टू नेग्लेक्ट इट, आपको, क्योंकि बड़ा आम हो जाता है। जिस आप यहाँ से जब जाते हैं तो आपको बर्फ से लदे पहाड़, आपको वही खूबसूरती ठीक है, तो नॉर्मल लग रही है। आपको बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप किसी इलाके में 2, ढाई, 3, 5, 10 साल रहें तो कभी कभार आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, वो ये शायद इतना खूबसूरत नहीं है। तो मेरा सबसे, मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ कि ये कि क्योंकि हम इसको रोज़ देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसकी खूबसूरती कम हो गई है, ये उतना ही खूबसूरत है जितना हमें पहले लगा था। और जहाँ तक ख्यालों की बात है, उस वक्त आप किस मनोदशा में हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आप एम्बुश में बैठे हैं और उस टाइम पर आपको खूबसूरती की बजाय आपको बाकी सेफ्टी की ज़्यादा ध्यान रहता है, तो आप किस मनोदशा में हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप खाली बैठे हैं मान लीजिए और हर तरीके से माहौल सामान्य है, तो शायद फिर आपको ये रूमानी और ये लिरिसिस्ट टाइप के ख्याल आएंगे। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तब शायद उस खूबसूरती के मायने कुछ और होते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट यू आर ब्लेस्ड टू बी सर्विंग लाइक दिस। आई एम श्योर कोई भी सोल्जर जो अपने देश के लिए सर्व कर रहे हैं, उनका हमेशा, हर व्यक्ति का एक सेंसिटिव पक्ष तो होता ही है। सैनिकों का भी होता होगा, आर्मी ऑफिसर का होता ही है। कैसे आप उस, जब लड़ाई हो रही है, मुठभेड़ हो रही है या कुछ इस तरह की घटना हो रही है, आप अपने सेंसिटिव पक्ष से कैसे डील करते हैं? आपको उसको साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी आपको पक्ष को साइड में रखना पड़े। ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, नेचुरली यू टेंड टू रिएक्ट इन ए वे। और जब आप कुछ प्रोफेशनल काम करते हैं, खासकर मिलिट्री में, तो फिर मुझे लगता है कि आपका जो काम है वो सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि इसमें थ्रेट है, इसमें डेंजर है। तो उस वक्त बाकी सेंसिटिविटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा कई ऐसे वाक़ये भी होते हैं जब सोल्जर्स जो हैं दे आर एट द फोर फ्रंट हर चीज़ में। जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और कहीं पे किसी को चोट लग जाती है, कहीं पे आपदा हो जाती है, तो उस टाइम पे जैसे आपने बताया कि इन लोगों की हम क्यों मदद कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो सब नहीं सोचा जाता। उस टाइम पे सिर्फ आपको अपना फ़र्ज़ नज़र आता है। नहीं, खासतौर पे जब कोई वायलेंट एक्शन हुआ है कहीं पे भी किसी भी तरह का और वो खत्म हो गया, वो चीजें हो गई, उसके बाद फिर जब आप आ रहे हो, अकेले में हो, तब तो एक कुछ तो होता होगा जो आपको लगता हो ये सब हो ही क्यों रहा है, व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग। नहीं, आई मीन अगेन हर इंसान का इसको डील करने का अपना तरीका है। वायलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम पुराने ज़माने से अगर आज तक लेके आए, तो जब इस दुनिया में कहीं पर ऑर्डर को सेट करने की बात होती है तो वायलेंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी वेज। भाई अगर आपके पास एक फ़ौज है तो वो किसी काम के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूटिलिटी ऑफ वायलेंस के बारे में मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आता। फ्यूटिलिटी ऑफ अनवारंटेड वायलेंस में भी, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारा काम है और इसलिए हम कर रहे हैं। किताबें लिखते वक्त और क्या क्या कहानियां थी, कुछ और भी कहानियां थी जो लिखनी रह गई हैं या आपने लिखी लेकिन किताब में दर्ज नहीं हुई? मेरे पास हैं अभी काफ़ी कहानियां हैं। एंड और कहानियां हैं 17 के अलावा? 17 के अलावा एक मैं अगली किताब जो मेरी आएगी मैं उस पर अनदर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वो भी कुछ कहानियां हैं, तकरीबन 18 से 20 कहानियां। उसके लिए भी आपको फिर तो उनको चेक करवाना होगा कि वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। और वो कहानियां में भी मैं 1-2 साल लगाऊंगा शायद उसको कंप्लीट करने में। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, फौजियों के पास बहुत कहानियां होती हैं। हाँ, और इतने सालों में तो और भी ज्यादा इकट्ठे। हमारे पास काफ़ी तजुर्बे हैं। कविताएं भी लिखते हैं फिर आप? ये एक तो आपने अभी कर दी। हाँ, एक मेरा एक कविताओं का भी संकलन है जिसके ऊपर हिंदी में ही लिखेंगे, वो हिंदी में है और
उसका मैंने टाइटल भी सोचा हुआ है कि क्या है? उसका टाइटल है एक स्टेशन दीवाना था। तो एक स्टेशन दीवाना था। एक कविता है एक स्टेशन के बारे में। एक स्टेशन है, दीवाना नाम का स्टेशन है। तो मैं वो भी काल्पनिक है वो? वो भी नहीं, एक स्टेशन एक्चुअली है दीवाना नाम ये का? पानीपत से आप थोड़ी देर आगे जाएंगे तो एक स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है दीवाना। हम्म। तो एक बार वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने उस बोर्ड को देखा, तो फिर मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा नाम है किसी स्टेशन का। तो वो एक कविता है एक स्टेशन दीवाना था। तो उसकी पहली 2-4 लाइनें हैं कि दूर दीवानी एक रेल थी, एक स्टेशन दीवाना था, सारा रास्ता सारा कस्बा रेल से चलता पर स्टेशन बेगाना था। इट्स अ लॉन्ग पोएम बट कोई और पोएम जो आप सुनाना चाहे आप सुना दीजिए, अब तो पोएम की बात हो गई है। अब अगर पोएम की बात हो ही गई है तो फिर एक दो और सुन ही लेते हैं। तो कविताएं तो अभी मैं काम ही कर रहा हूँ उन कविताओं पे, तो एक और कविताएं थोड़ी लंबी लंबी हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास समय है। एक आधा मैं उस पर पैराग्राफ सुना देता हूँ आपको। तो एक पोयम है कि आज फिर लिखने बैठा हूँ मैं चिट्ठी तेरे नाम की। ये दिस इज द टाइटल। अध पढ़ा अखबार अध खुली किताबें, इस घर में कितनी वीरानी है। दिन भर की हैं कितनी बातें जो मुझको तुम्हें बतानी हैं। सूरज जैसे छुपके करता हर दिन चुगली शाम की, आज फिर लिखने बैठा हूँ मैं चिट्ठी तेरे नाम की। दफ्तर के हैं काम अधूरे कितनी है सब आफतें, दफ्तर के हैं काम अधूरे कितनी है सब आफतें। आवारगी में शाम बिताने है यारों की दावतें। तेरी यादें मैं खाना, तेरी यादें मैं खाना, मुझे गरज नहीं है जाम की, आज फिर लिखने बैठा हूँ मैं चिट्ठी तेरे। पर्दे पंखे घड़ी की किटकिट ये सब तुझे पुकारे हैं, छत पर आकर मुझको छेड़े क्यों ये चंदा तारे हैं। तुमने अपने प्रेम की चर्चा क्या सरेआम की, आज फिर लिखने बैठा हूँ मैं चिट्ठी तेरे नाम की। तो ये लंबी कविता है। तो इन कविताओं के लिए तो प्रोसीजर नहीं है कि आपको दिखाना पड़ेगा? नहीं, कि नहीं बिल्कुल क्लियरेंस तो लेना पड़ेगा, तो लेंगे कविताओं के लिए भी? हाँ, एनीथिंग व्हिच अच्छा, व्हाटएवर यू डू, एनीथिंग व्हिच कम्स इन पब्लिक डोमेन। अच्छा, तो वो एक बड़ा एक जो भी राइटिंग फॉर्मेट में आपकी तरफ से जाएगा, राइटिंग फॉर्मेट, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट। तो ये एक सरकारी रूल्स हैं एंड दे आर वेरी कम, आई मीन दे आर नॉट रिस्ट्रिक्शंस बट दे आर जस्ट रूल्स टू इनेबल। तो आपने अपने साथियों को ये कविताएं और ये कहानियां सुनाई हैं? हाँ, साथी तो सपोर्ट बेस हैं मेरे, हमारे साथी जो हैं वो इन कहानियों को पसंद करते हैं। आपसे कविताएं लिखवा के कभी चिट्ठी में भेजते तो नहीं है? नहीं नहीं, इतना नहीं करते हैं और इतना मुझे नहीं लगता कि मैं भी उस दर्जे का कवि हूँ। क्या पता आप अपने नाम की चिट्ठी लिख रहे हैं, उनके नाम की भी कोई चिट्ठी लिख दे। हाँ, अगर लिखवाएंगे तो लिख देंगे, यारी दोस्ती में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके क्या कमेंट्स थे आपकी कविताओं और इन कहानियों को लेकर, क्योंकि उनके भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। कहानियों की मैं बात करूं अगर इन दोनों किताबों की, तो मेरे सभी साथी जो फौज में, जूनियर्स फौज में, खासकर मैं फौज वालों की बात करना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी है कि उनको ये कहानियाँ पसंद आई और हमारे सैनिकों को ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की कहानियाँ भी हैं इसमें काफ़ी, खासकर उन लोगों को, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है कि ये मेरे तजुर्बे नहीं हैं, ये हम सबके कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। और इसमें जो किरदारों के नाम हैं मैंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं मैं जो मेरे साथ के लोग हैं उनके नाम पर इन किरदारों का नामकरण करूं। तो मेरी ये कोशिश थी कि उनको अपनी झलक इन कहानियों में नज़र आए, जो एक काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से मैं इसमें सफल हुआ हूँ। मैं कोशिश करता रहूँगा टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल दी सोल्जर्स, स्पेशली ऑफ द इंटेलिजेंस। आपको लगता है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं और पोस्टेड होते तब भी ये कहानियां लिख पाते? मैं उम्मीद करता हूँ कि लिख पाता। अभी इसका कहना मुश्किल है कि क्या मैं लिख पाता कि नहीं लिख पाता, लेकिन अगर कहानियाँ होती तो मैं ज़रूर लिखता। और जम्मू कश्मीर में कहानियों का वज़न थोड़ा ज़्यादा है और स्कोप ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं मणिपुर, असम या कहीं भी होता तो शायद लिखता।
क्योंकि एक लेखक तो भीतर है। हाँ, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि किस तरीके की कहानियाँ होती हैं। तब उन कहानियों का कलेवर बदल जाता, लेकिन हो कहानी सकता है, लेकिन कहना थोड़ा मुश्किल है। कहानी तो जीवन में आपकी उतरनी थी। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं कहानी लिखता ज़रूर, लेकिन वो किस तरह की कहानियाँ होती ये कहना ज़रा मुश्किल है। एक इंसान के तौर पे जम्मू कश्मीर की पोस्टिंग ने आपको कुछ चेंज किया है, आपके भीतर कुछ बदला है? आपको लगा हाँ, कि यहाँ मैंने एक वाक्य आपको बताया कि जी बिल्कुल। एक चेंज आपके पास आता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अच्छा बुरा, नमकीन मीठा खट्टा, हर तरीके का मैंने अनुभव किया है। तो ये तो लाजमी है कि आप किसी जगह पर जब इतना वक्त बिताते हैं तो उसका असर आप पर पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, और शायद पड़ा भी होगा, और मेरे ख्याल से अच्छे के लिए ही पड़ा होगा। जो सेना का अनुशासन है कश्मीर ने, तो आप कश्मीर के बारे में तो आपने बताया कि कुछ कुछ चेंजेस तो आपके भीतर आते ही हैं, बाकी जो सेना का डिसिप्लिन है वो आपको कैसे चेंज करता है? वो चेंज नहीं करता, मेरे ख्याल से बेहतर आपके करता है। वजूद का एक हिस्सा बन जाता है। सेना का मतलब डिसिप्लिन है, और अभी आपने बोला कि आप बिल्कुल वक्त पर आ गए, हाँ। तो शायद ये सेना का डिसिप्लिन ही था। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब मुझे एक इंट्यूशन था कि आप 3 बजे, मतलब 3 बजे आप आ ही जाएंगे। तो इस सेना में यही सीख है कि हाँ। वक्त का आदर किया जाए, लोगों की इज्जत की जाए, और एक तरीका है सेना का जो शायद सिविल से थोड़ा सा जुदा है, तो वो तो आपके व्यक्तित्व में आ ही जाता है जो आप इतना वक्त सेना में बिताते हैं। एंड जब सिविलियन को भी सेना की एक इमेज है, वो इमेज पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, वर्क एथिक, मॉरलिटी, आपने बोला सेना वाले किसी से डरते नहीं, तो आई थिंक ये सब क्वालिटीज़ जो हैं वो किसी भी सिविलियन के दिमाग में सेना के लिए अपने आप ही आ जाती हैं, और ये सही भी हैं क्वालिटीज़। ट्रेनिंग के दौरान हमें ये इंश्योर किया जाता है कि ये क्वालिटीज़ हम इम्बाइब करें। लेकिन आपने अपने भीतर की उस सेंसिटिविटी को भी बचाया हुआ है। भले आपने ये ऐसे कहा हो कि हमारी ट्रेनिंग वैसी हो जाती है, लेकिन अगर आप कविताएं लिख रहे हैं, कविताएं कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फौजी सेंसिटिव नहीं होते, मेरे ख्याल से फौजी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हाँ, एक उनका एक इमेज है जो, क्योंकि वो इस तरीके का काम है, लेकिन आप जब फौजियों से मिलेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, तो फौजीज आर क्वाइट सेंसिटिव। मैंने तो आपको आते ही इसीलिए पूछा कि आपको कभी गुस्सा आता है? नहीं, एक सेंसिटिविटी और एंगर थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं। सेंसिटिविटी मतलब कि आप लोगों के जज्बातों की इज्जत करते हैं, आप लोगों के जज्बात को समझते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से किसी भी फौजी में ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है कि जज्बात को किस तरीके से समझें। एक कहानी है इसमें, सेना मेडल, इस कहानी को बताना चाहेंगे आप? हाँ, सेना मेडल एक कहानी है कंपनी कमांडर, राष्ट्रीय राइफल्स के कंपनी कमांडर की, जो जब पोस्टिंग आता है मेजर सेमवाल, तो वो किस तरीके से, सैम उसको कहा जाता है फौज में, एक ये भी एक कल्चर है, शॉर्ट नेम। आपका नाम क्या है? ना, तो जैसे टैनी बोलते हैं मेरे को जनरली, तो ऐसे सबका एक होता है, और अलग मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो ये सैम की कहानी है, मेजर सेमवाल जब राष्ट्रीय राइफल्स में आता है, वो अपने आप को साबित करना चाहता है, तो किस तरीके से ऑपरेशन में वो जाता है पुलवामा में, और उसको सेना मेडल मिल जाता है, देयर इज ट्विस्ट इन द एंड। तो वो कहानी मेजर सेमवाल की है कि किस तरीके से उसको सेना मेडल मिलता है एक ऑपरेशन में। ये जितनी भी कहानियां हैं वो सारी सेना के पक्ष से लिखी गई हैं, मतलब इनको पढ़ के लोगों को लगेगा कि किसी फौजी ने ये कहानियां लिखी हैं, ऐसा नहीं, फौजी ने तो लिखी है, सबको पढ़ के क्या सबको पता ही कि फौजी ने लिखी नहीं, है, कहने का मतलब जो लेकिन कहानियां लिखी गई हैं वो एक फौजी पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं या एक जनरल पर्सपेक्टिव नहीं, से लिखी ये गई? कोई इसमें फौजी पक्ष से नहीं लिखी गई, ये कहानियाँ आम कहानियाँ लिखी गई हैं, आम तरीके से लिखी गई हैं, इसमें किसी का पक्ष दिखाने की कोशिश नहीं की गई। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये बड़ी ईमानदारी से लिखी गई हैं, तो अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसको शायद लगेगा कि ये सब कहानियाँ, मेरी कोशिश थी कि शायद उसके सामने घट रही हैं, बाकी उसको किस तरीके से देखना है ये रीडर के ऊपर है। हाँ, एक कहानी है मेरे दिमाग में जो एक्सक्लूसिव हो।
हाँ, आपने बिल्कुल मीडिया वाले की तरह एक्सक्लूसिव पर बहुत जल्दी आ गए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं एक और कहानी का संकलन है उसका, उसमें मैं 3-4 कहानियाँ लिख चुका हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ अभी मेरे दिमाग में हैं। वही कहानी तो सुननी है। हाँ, तो उस कहानी का शीर्षक मैंने सिर्फ सोचा है अभी, और जो मोटी मोटी मैं आपको रूपरेखा बताता हूँ। उस कहानी का शीर्षक है पेपर टाइगर। पेपर टाइगर। हाँ, तो पेपर टाइगर फौज में और कई सरकारी संस्थानों में ऐसे लोगों को दर्जा दिया जाता है जो कि कागज़ पर काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे, फील्ड में, आपके महकमे में भी होते होंगे ऐसे लोग जो कि स्टूडियो में अच्छा काम करते हैं लेकिन फील्ड में शायद उनको इतना अच्छा ना हो। तो पेपर टाइगर मतलब जो ऐसे, डेस्क जॉब अच्छी कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड जॉब अच्छी नहीं कर रहे। तो ऐसा एक पेपर टाइगर उसकी मैंने टाइटल रखा है। तो ये पेपर टाइगर एक ऐसे कंपनी कमांडर की कहानी है जो जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग आता है, और क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है और इंटेलिजेंट है और उसका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो जब वो इस मुश्किल इलाके में आता है तो सब सोचते हैं कि शायद ये वैसा काम नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि किस उसकी तरीके इमेज से, वैसी बनी क्योंकि हुई इसकी है। इमेज वैसी बनी हुई है कि वो इंटेलिजेंट है, कागज़ में बहुत अच्छा है, अच्छे राइटर है, लेटर लिखता है, सरकारी लेटर, और सब चीज़ों में अच्छा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा बनाता है, तो हर चीज़ में वो अच्छा है। लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर में आता है तो शायद उसकी जो हायरार्की है उसको लगता है कि ये ग्राउंड पर उतना अच्छा नहीं होगा। तो किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये एक कहानी मेरे दिमाग में है, तो जो मैं मे बी 3-4 महीने के बाद शायद लिखना शुरू करूँगा। एक अच्छा, अभी कहानी आपने है, लिखी नहीं है पूरी? अभी नहीं लिखी नहीं है, सिर्फ मैंने एक रूपरेखा सोची है। एक कहानी मेरे दिमाग में है, चचा जान। चचा जान बारामूला में एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो कि बहुत संजीदा है और बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। अच्छा, वो असल में छुपा रुस्तम है। आतंकवादियों, हाँ, असल में आतंकवादियों से मिला हुआ है। तो किस तरीके से वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, वो किस तरीके से उससे डील करता है। तो ये कहानी मेरे दिमाग में है, इसको मैंने नहीं लिखा है अभी। एक और कहानी है मेरे दिमाग में जिसका मैंने अभी शीर्षक नहीं सोचा है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादी की कहानी है जो पकड़ा जाता है, और ये जब पकड़ा जाता है तो इसको एक यूनिट में बंदी बना के रखा जाता है, और वहाँ पर उसकी दोस्ती एक अफसर से हो जाती है क्योंकि वो दोनों शायरी के शौकीन हैं। ओह तो ये एक कमजोर पक्ष आ चुका है। तो देखते हैं कि कैसे वो शेप करेगी कहानी। तो उसमें अंत में शायद उस अफसर को, उस पाकिस्तानी आतंकवादी को ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। शायरी भी बचा नहीं पाएगी। हाँ, तो ऐसी थी, अभी तो इट्स टू अर्ली एक्चुअली। तो देखते हैं कैसे ये कहानियाँ शेप लेती हैं। बट इतना तो तय है कि मैं तकरीबन 18-20 कहानियाँ और हैं मेरे पास जो लिख ली हैं आपने? नहीं, लिखी नहीं है अभी, लेकिन अच्छा। मैं लिख लूँगा, मेरे दिमाग में उनकी रूपरेखा है। 3 कहानियाँ मैं लिख चुका हूँ अगली किताब के लिए, बट उसमें वक्त लगेगा 2-3 साल में भी। सुशील सर, आपकी जो किताब है पहली, जो कहानी संग्रह है, वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की इलाकों पे और वहां से निकली हुई वो कहानियां हैं। उपन्यास है वो भी वहीं से उपजा हुआ है। जो तीसरी किताब की आप लगभग भूमिका बता रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर से आ रही है। अब जब आप लगातार किताब और इस राइटिंग के फील्ड में भी आगे जा रहे हैं, अब कुछ ऐसी कहानियां या ऐसे वाक्य लिखेंगे जो जम्मू कश्मीर से इतर हों, कुछ और कल्पनाएं हों, कुछ और चीजें हों, कहीं और से आ रही हों? मुझे लगता है जो कविता संग्रह है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कहानियों का जहाँ तक सवाल है, मेरे पास जम्मू कश्मीर और फौज के अलावा कोई और कहानी नहीं है। हाँ, अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ तो उसका कह नहीं सकते, लेकिन आज की तारीख में मेरे पास सिर्फ फौज और जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं, तो वही लिखता रहूँगा। और कोई कविता सुनाना चाहेंगे? लंबी कविता है, कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। कविताएं हम कविता प्रेमी हैं और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब कविता प्रेमी हैं।
नहीं देखिए, कविताएं तो खैर तकरीबन मैं 80 कविताओं का संग्रह मैंने इकट्ठा किया हुआ है। तो मतलब 80 कविताएं लिख चुके हाँ, हैं तो आप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब 100 कविताएं हो जाएं तो फिर मैं किसी प्रकाशक के पास आपने नाम सोच जाऊंगा। लिया किताब का? हाँ, बताया ना मैंने आपको, हाँ, एक स्टेशन दीवाना। एक स्टेशन दीवाना था। हम्म। तो वो है अभी, बाकी देखते हैं। एक कहानी, थोड़ा एक कविता, सिंस यू आर इंसिस्टिंग, देयर सो मेनी ऑफ देम, बट इस बार अगर तू माना तो कुछ इस तरह से आना। सारी मोहब्बत हाँ, ये हाँ, ये आपने सारी बताया ना मोहब्बत कि की हाँ, कविताएं तो ये ये। जम्मू कश्मीर की कविताएं नहीं है जैसे मैंने कहा, तो ये कहाँ की कविताएं ये हैं फिर? मोहब्बत की कविताएं हैं, ये इंसानों जज्बातों की कविताएं हैं, जज्बात की कविताएं हैं। तो एक कविता है कि इस बार अगर तू माना तो कुछ इस तरह से आना। पहाड़ों में दूर से जैसे बस है दिखती आती, स्टेशन पर आने से पहले रेल है शोर मचाती, मंजिल देख थके राही में जैसे दम भर आता, बारिशों से नदियाँ में पानी है बढ़ता जाता, शम्मा के जलते ही जैसे आ जाता परवाना, इस बार अगर तू माना तो कुछ इस तरह से आना। तो अगेन दिस इज ये कितनी कितनी ज्यादा ये क्यूट बात है कि हम एक फौजी से प्रेम की कविताएं सुन रहे हैं। आपकी हाँ बताइए। हम तो नहीं, मैं तो कुछ और सवाल पूछने वाली थी। पूछिए। एक आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट के, अब जब हम आखिरी चरण में हैं, कि आपने लिखा है कि यू कैन टेक आर्मी मैन आउट ऑफ कश्मीर बट यू कैन नॉट टेक कश्मीर आउट ऑफ दैट आर्मी मैन। आपके साथ भी वैसा ही है? बिल्कुल वैसा है, और मेरे साथ नहीं, मेरे सभी साथियों का वैसा है जो लोग वहाँ पोस्टेड हो चुके हैं। और कहीं भी, मतलब खासकर हम क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत वक्त लगाते हैं और बहुत कुछ देखते हैं, तो इसमें यकीनन ये बात है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर हमारे अंदर बस जाता है। तो जब भी हम वहाँ से बाहर आते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा वहीं रह जाता है, फिर हम वापस जाते हैं और उसको फिर से अपनाते हैं। तो यू कैन टेक ए आर्मी मैन आउट ऑफ कश्मीर बट यू कैन टेक कश्मीर आउट ऑफ एन आर्मी मैन फॉर दोज हु हैव सर्व्ड देयर। ऐसे कुछ अलग दूसरे इलाके भी हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो फिर नॉर्थ ईस्ट के हो जाते हैं। और हमारी सेना की शायद सबसे खास बात ये है कि हम पूरी देश में अलग अलग हालात में, अलग अलग क्षेत्रों में हम अपना वक्त बिताते हैं। और आप किसी फौजी के घर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे म्यूज़ियम होता है देश का भ्रमण करने के लिए। आप किसी फौजी के घर में जाएंगे तो आप 2 मिनट में बता सकते हैं कि उसने कहाँ नौकरी की होगी, क्योंकि कहीं मणिपुर का शॉल होगा, कहीं गुजरात की कढ़ाई का कुछ सामान होगा, कहीं महाराष्ट्र का कुछ होगा, कहीं जम्मू कश्मीर का फर्नीचर होगा। तो जो एक फौजी का घर होता है वो एक्चुअली एक हिंदुस्तान का आईना होता है, और फौजी का दिल होता है वो भी हिंदुस्तान। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बात मैंने जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए लिखी थी क्योंकि मैंने ज़्यादातर वक्त जम्मू कश्मीर में बिताया। तो आपको महसूस हुआ कि हम यहाँ से चले भी गए तो भी एक कश्मीर दिल में जिंदा है। हाँ, वही कहते हैं कि हाँ कि वी नेवर गो टू कश्मीर, वी ऑलवेज कम बैक टू कश्मीर। बड़ा अच्छा लगा सुशील सर आपसे बात करके, और आपकी किताबों पे भी बात हुई। अभी आपकी उपन्यास, आप इसका मैंने पढ़ना ही शुरू किया था, हालांकि दोनों ही किताबें कल आई मेरे हाथ में, पर कहानियां मैंने पढ़ी आपकी, और कहानियों के साथ एक बड़ा नया आपने एक्सपेरिमेंट किया है, और अमेजिंग कहानियां हैं। उनके अंत तो जैसे उनके टाइटल हैं वो कुछ और हैं, और जब आप कहानी आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ और चीज हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको भी सुन रहे हैं, जो ये किताब पढ़ेंगे? नहीं, पहली बात तो इन किताबों के बारे में कहना चाहूँगा कि ये किताबें आप पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी, दोनों किताबें अच्छी लगेंगी। अमन के फरिश्ते जो अभी आई है, और मुखबिर जो पहले आई थी। लेकिन एक साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना की तरफ से इंडिविजुअली कि हम लोग बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम इलाकों में अपना वक्त बिताते हैं, सर्विस करते हैं। और इन दोनों किताबों में जो एक बात मैंने कहने की कोशिश की है वो ये है कि
आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में सुरक्षा बलों की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, एक बहुत बड़े तबके ने सुरक्षा बलों का साथ दिया और इसीलिए हम आतंकवाद के खिलाफ आज सफल हुए। थैंक यू सचिन सर, बड़ी अच्छी एक सौहार्द वाली बात आपने करी है। लेकिन ये पॉडकास्ट इसलिए खास है मुझे लगता है लोगों के लिए भी कि हर चीज से हटके हमने एक फौजी का, एक अफसर का मानवीय और एक जो थोड़ा सा अलग लेखकीय पक्ष, साहित्यिक पक्ष हमने देखा है इस पॉडकास्ट में, तो वो जान के बड़ा अच्छा लगा। और कविताएं सुन के तो और भी मजा आया, कविताओं वाला तो पता ही नहीं था। खैर इंतजार रहेगा कि आपकी कविताओं की किताब आएगी तो जल्दी आएगी होपफुली। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे थे अमर उजाला काल।